Hello everyone, how are you all? Today I am going with 11th science, one of the most important chapter, standard 11, chapter number 10, coordinate geometry का first part, that is your straight lines. ठीक है? So आज हम वन शॉट वीडियो के साथ जाएंगे और उसका पूरा एक पैटर्न कि ये चैप्टर में सीक्वेंस कैसी है, उसके नोट्स, उसकी फॉर्मूलाज, ठीक है, वो पूरा का पूरा ये आज के वीडियो में है. सो डोंट मिस इट, पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर और कमेंट करिए. चलिए सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. अभी ये जो पूरा चैप्टर जो मैंने कवर किया है वो 10 टॉपिक्स दिया है उसके लिए. हाँ, ऐसे टाइप्स के पैम्पलेट मैं हर एक स्टूडेंट्स को देता हूँ और वहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के जो सम्स है उसको डिवाइड कर दी है 10 टॉपिक्स में, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरे आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह पे बिठाया हुआ है. यानी कि कई बार स्लोप इंटरसेप्ट वाला सम कोई दूसरी एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज में भी है, मिसलेनियस भी है, तो सारी जगहों से मैंने इकट्ठा किया है, कलेक्शन किया है और उसको 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया है. लेकिन ये जो 10 टॉपिक है वो 11 साइंस के चैप्टर्स के, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो है रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 10, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 10 में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, चैप्टर नंबर आई थिंक 8. सो वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हो. वहाँ पे 3 टॉपिक यू हैव स्टडीड. फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये मुझे रिवीजन करवाना ही पड़ता है 11 साइंस जब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में जहाँ पे आपका अटका हुआ मूवी है वो 11 साइंस में नए से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. टॉपिक टी सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हम डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड थर्ड पार्ट इज यानी टॉपिक 3 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये तीनों चीजें आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. ठीक है. सो नथिंग बट द न्यू डिस्टेंस फॉर्मूला इज, अगर मान लो कि भैया आप 2 पॉइंट है a x1 y1 b x2 y2, तो दोनों का डिस्टेंस होगा ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. हो गया, फर्स्ट टॉपिक हो गया. इसके सारे अलग अलग सम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, यू कैन कैलकुलेट इट. यहाँ पे मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैंने पहले ही बोला था दिस इज योर वन शॉट वीडियो. सेक्शन फॉर्मूला कि भाई, हाँ इसमें थोड़ा नया भी है कि भाई कोई एक पॉइंट P है और ये आपका लाइन सेगमेंट है. सो जो P है वो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है कुछ रेशियो में. P डिवाइड्स ए बी फ्रॉम ए. यस, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम ए इन द रेशियो m:n. m:n बोलो या k:1 बोलो या λ:1 बोलो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बोला जाता है. लेकिन पहले हम m:n करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड 10 में हमने m:n किया है. फिर 11th में k:1 भी यूज होता है कई बार. सो p फ्रॉम a यानी कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा. सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, ठीक है, a x1 y1 b x2 y2 हमारा सेम ही है. सो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस ky1 अपॉन m k प्लस 1. ठीक है. m:n को मैंने k में कन्वर्ट कर दिया. अभी जो मेन है, जो आप लास्ट ईयर नहीं पढ़े हो, थोड़ा नया है 11 साइंस में, कि भाई अगर कोई डिवीजन करता है लाइन सेगमेंट को, तो डिवीजन 2 टाइप के साथ कर सकता है. वो एक इंटरनली डिवीजन होता है एंड एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है. ठीक है. इंटरनली के लिए जो हमारा रेशियो पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनली डिवीजन कर रहा है. ठीक है. एंड एक्सटर्नली कर रहा है, सो k इज ऑलवेज नेगेटिव. यानी ये हमारा इंटरनल डिवीजन है. k इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसको m:n बोलो या k बोलो, दोनों सेम ही है. यानी रेशियो पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, रेशियो नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन. लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में भी 2 पार्ट है, समझना कि अगर आपका डिवीजन पॉइंट
लेफ्ट हैंड साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हो फ्रॉम ए से, सो आपका रेशियो आप भी देख लो पी ए और पी बी, यानी पी ए अपॉन पी बी ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा, माइनस क्योंकि नेगेटिव तो है लेकिन लेस देन 1 आएगा। अगर आप नेगेटिव साइन रखो सो -1 से 0 आएगा। सो ये रेशियो -1 से 0 के बीच में होगा तो नेगेटिव ही, लेकिन -1 के 0 के हिसाब से। और यहाँ पे अगर आपका डिवीजन पॉइंट राइट हैंड साइड है, सो योर पी ए अपॉन पी बी मैग्नीट्यूड के वाइज ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन आप एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव ले रहे हो, सो -1 से नीचे होगा। ये जो है वो थोड़ा नया है। वैसे तो ये मेंस के लिए जो पढ़ते हैं, जो एक्स्ट्रा गुजरात बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड, जो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर जब जाते हो तब उसके लिए काम का है, लेकिन ये मैंने अपने 1 शॉट वीडियो में ले लिया है। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट। वेट अ मिनट, यहाँ पे के नहीं आएगा क्योंकि पैटर्न सेम है। m/n को मैंने के लिया, सो kx2 + x1 ky2 + y1, ये करेक्ट कर लेना, सॉरी फॉर दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हो, उसका एरिया अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड करना चाहते हो, वैसे तो ज्योमेट्री से तो बहुत बार आप कर चुके हो 9-10 स्टैंडर्ड में, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ तो उसकी एक पैटर्न है। ये ट्राइंगल वाला तो आपको 12th में भी आएगा, जब डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तब भी आएगा। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ मॉड्यूलस x1 लिखो, x2 लिखो और x3 लिखो, ठीक है। इसकी एक पैटर्न है लिखने की। सो अगर x1 है तो y2 - y3 होगा, x2 है तो 1 और 3 की पैटर्न लिया, लेकिन यहां पे y3 - y1 आएगा, ठीक है। और x3 है सो y1 - y2 आएगा। ये याद रखने के लिए उसकी एक साइकिल हम जनरेट करते हैं कि y1, y2 और y3, ऐसे हम याद रखते हैं कि एक साइकिल बनती है। अगर आप x1 है तो x1 के लिए y1 नहीं आएगा, y2 और y3 में जाएगा, यानी y2 पहला y3 बाद में। फिर अगर x2 ले रहे हो तो x2 में y2 नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न में यहाँ ही जाना है, y3 - y1 जाना है, ठीक है, y1 - y3 नहीं। ओके, अगर x3 है तो फिर ये रहने दो, या y3 रहने दो, y1 - y2। ओके गाइस, अगर आप यहाँ पे y1 - y3 करते हो सो इट विल गिव यू -x2। सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी इसके साथ कुछ और नहीं है। हाँ, एक दूसरा कंसेप्ट पढ़े थे हम, कोलिनियर पॉइंट्स। यस, अब ये कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो तीनों तरीके से सॉल्व किया जाता है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ भी हो जाता है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ करना चाहते हो तो सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस इज इक्वल्स टू थर्ड, यानी कि 3 पॉइंट आपको ए बी सी कोलिनियर चाहिए तो ए बी प्लस बी सी ए सी होना चाहिए, या ए सी प्लस बी सी ए बी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द टू डिस्टेंस इज थर्ड डिस्टेंस। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर पॉइंट्स चेक करना चाहते हो, वैसे तो ये डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 12 में आएगा, तो यहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट को एज ए डिवीजन फॉर्मूला लेके फिर उसका रेशियो फाइंड करना पड़ता है। अगर दोनों में केस इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं है तो वो नॉन कोलिनियर है। ये आएगा ज़्यादातर, ये चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ जाना चाहते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोलिनियर पॉइंट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज 0 आता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका 0 आ गया वो कोलिनियर पॉइंट से, क्योंकि ट्राइंगल बनता ही है नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है। सो दिस इज ओनली रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 10। यहाँ पे कुछ नया अभी 11 साइंस का नहीं आया। अभी हम स्टार्ट करते हैं 11 साइंस के 10 टॉपिक के साथ जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। चलिए 1 शॉर्ट वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ द लाइन। जो पहला टॉपिक है दैट इज योर स्लोप। अभी स्लोप फाइंड करने की 3 टेक्निक है आपके टेक्स्ट बुक में। मान लो कि भी अगर आपको 2 पॉइंट देते हैं x1 y1 एंड x2 y2, सो स्लोप का सिंबल है m
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज योर फर्स्ट टेक्निक। दूसरी है, अगर लाइन कोई एंगल बनाता है, ये एंगल कैसा होना चाहिए भाई, मेकिंग विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस ओनली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ये एंगल ही कंसिडर करना है। मान लो कि भाई कोई एक लाइन है, आपने ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कोई 60 एंगल बनाता है, यानी π/3 एंगल बनाता है, तो इसका स्लोप आएगा tan 60, दैट इज √3। सो ये हमारा दूसरी टेक्निक, ये पहली टेक्निक, ठीक है। कोई दो पॉइंट ले लो और उसका स्लोप फाइंड कर दो। दूसरी टेक्निक में हमारा आएगा एंगल के साथ, एंड तीसरी टेक्निक में आएगा कि अगर लाइन का इक्वेशन दे दिया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यानी हमारा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन ही हुआ, सो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तीनों तीन a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ओके, हाँ चलो। सो स्लोप इज माइनस a/b। सो 3 तरह का हमारा स्लोप फाइंड हो सकता है। अभी ये चैप्टर में क्यों अलग अलग फॉर्मूला है सर? अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चंस जैसे हमारे पूछते हैं वैसे हमको फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में एंगल ना दिया हो, सिर्फ इक्वेशन दिया हो और इक्वेशन से मुझे कुछ स्लोप फाइंड करना हो, सो दिस इज द टेक्निक। क्योंकि वहाँ पे आप पॉइंट फाइंड करने कहाँ जाओगे, लाइन से कभी पॉइंट्स तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। एंगल दिया होता तो फिर m इक्वल्स टू tan थीटा यू कैन कंसिडर, लेकिन हर बार हर कुछ सभी चीज़ें नहीं दी होती, कंडीशंस बेस्ड आपके सम्स होते हैं। अभी तो हम वन शॉट के साथ जा रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट को ही फोकस कर रहे हैं। सो ये स्लोप का हमारा पार्ट हो गया कि भाई हम ऐसे स्लोप में कर सकते हैं। दूसरा आगे जाते हैं कि अगर आप x एक्सिस है, हाँ, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0, ये याद रखना भाई। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होएगा, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है, बच्चे लोग भूल जाते हैं। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस बोलो या पैरेलल टू x एक्सिस कोई भी लाइन है, उन सभी लोगों का स्लोप ऑलवेज 0 ही आएगा, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ y एक्सिस बोलो, क्योंकि देख लो आप y एक्सिस का इक्वेशंस है x इक्वल्स टू 0 माइनस a/b करो, तो y एक्सिस का इक्वेशन स्लोप है इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइंड, सेम एज पैरेलल टू y एक्सिस बोलो, फिर भी आपको इन्फिनिटिव ही मिलेगा। कई बार आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी बना देते हैं कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का स्लोप क्या होता है। अभी सोच लो एक बार, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस यानी कौन, पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस का क्या स्लोप है, इन्फिनिटिव। तो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अगर उसे अभी बोल सकते कि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का स्लोप क्या हुआ, तो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला जो खेल है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर स्लोप। फिर अगर लाइन, दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, सो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल। पूरा स्लोप का मैं पूरा चिट्ठा दे रहा हूं यहां पे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और यहां पे एक ट्रिक है कि एक स्लोप m1 है तो दूसरा स्लोप उसका इन्वर्स नेगेटिव होता है, यानी अगर आप 2 ले लो तो उसका इन्वर्स नेगेटिव -2। ये याद रख लो भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 2 का 2 ही होने वाला है, 3 का 3 होने वाला है, 1/3 का 1/3, लेकिन यहाँ पे 2 है तो -1/2। अगर आप -1/7 ले रहे हो एक स्लोप तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, 7। अगर आप 0 ले रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा, इन्फिनिटिव। अगर आप -3/4 ले रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा, 4/3। अगर आप 1 ले रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आएगा, -1। सो ये पैर में काम करेगा, इनवर्स नेगेटिव बोलते हैं उसको, ठीक है। सो स्लोप का आपका पूरा ये टॉपिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन द लाइंस।
ओके, इसमें भी स्लोप की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक सीक्वेंस पकड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने स्टैंडर्ड 10 का रिवीजन किया, फिर पूरा स्लोप समझा दिया। मैं सम्स भी ऐसा ही करा तो ये अगर आप देख सकते हो तो मेरे पैम्पलेट में भी टॉपिक वाइज ही सम्स दिए हुए। ये टॉपिक उसके टेक्स्ट बुक के सम्स, ये टॉपिक उसके सम्स, ये टॉपिक उसके सम्स, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक वाइज ही मैंने पूरा ये पैम्पलेट बनाया हुआ है, लेकिन टॉपिक डिवाइड किया हुआ है। सो ये टॉपिक उसके सम्स, ये टॉपिक उसके सम्स, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारा स्लोप हो गया। एंगल बिटवीन द लाइंस, सो एंगल में भी स्लोप की जरूरत पड़ती है। मान लो कि भाई कोई लाइंस है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, एंड अबाउट टू बी इंटरसेक्ट भी हो सकती है। सो दोनों का एंगल्स फाइंड करना है तो दोनों के स्लोप फाइंड करने पड़ेंगे हमको, ठीक है। इसके लिए पूरा स्लोप का चिट्ठा चाहिए। सो द फॉर्मूला इज tan अल्फा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ, अभी एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे दो एंगल आ सकते हैं, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये एक्यूट है तो उसका दूसरा भाई ऑब्ट्यूस ही आएगा, क्योंकि आप 180 माइनस करोगे। तो कई बार आपको अलग अलग बुक्स में दोनों एंगल भी बोलते हैं। अगर आप 45 बोलो तो उसका ऑब्ट्यूस एंगल 135 भी हो सकता है। अगर आप 60 बोलो तो उसका ऑब्ट्यूस एंगल 120 भी हो सकता है। दोनों सही है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस भी ले सकते हैं और एक्यूट। लेकिन मैं क्या प्रीफर करता हूँ, हो सके तो आप एक्यूट एंगल ही मेजर करो, क्योंकि आपको वो इजी रहेगा। हाँ ठीक है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल यू कैन जनरेट लाइक दिस, बट मेजर करना हो तो एक्यूट एंगल का आंसर लिख लो, ठीक है। सो दिस इज योर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसी सम पे बेस आपके सम्स आएंगे। दूसरा एक पैटर्न है उसकी कि कहाँ पे आपको एक स्लोप दिया होगा 2, दूसरा स्लोप अननोन होगा, और अल्फा आपको कुछ एंगल दिया होगा 30। मैं सम नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको m2 फाइंड जब करना हो तो एक याद रखना, जिसका आंसर 1/√3 m1 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। सो जब कभी भी आप m2 फाइंड करो सो आपके दो आंसर आएंगे, ये याद रखना। कितने आंसर आएंगे? 2, क्योंकि आप ये मॉड्यूलस ओपन करोगे सो इट विल गिव यू द प्लस और माइनस साइन। सो m2 के दो आंसर आएंगे, और दोनों ऐसे ही आंसर होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्लोप के हिसाब से होंगे, ठीक है। वो आपके सम्स में आ जाएंगे। सो एंगल बिटवीन लाइंस में और कुछ नया नहीं है, ओके माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक। अभी ये टॉपिक के साथ लाइन का इक्वेशन जनरेट होने वाला है। पहले दो टॉपिक थे वो एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक था कि भाई लाइंस के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, स्लोप चाहिए, एंगल्स चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स चाहिए, वो सब हो गया अभी, ठीक है। अभी लाइन का एंट्री आ रहा है, लाइन की एंट्री हो रही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, मेन तो हमारा चैप्टर क्या है भाई, कि कोई भी कंडीशन दे तो उसके लिए लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है अलग अलग कंडीशंस के साथ। सो ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको बोलता हूं मैं 2 पॉइंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम? मैंने नाम दिया हुआ है उसका 2 पॉइंट इक्वेशन, यानी 2 पॉइंट दिए होंगे x1 y1 एंड x2 y2। तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है? y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। हो गया, खत्म। 2 पॉइंट कौन से x2 x1 y1 x2 y2 रख लो, यू विल गेट दी आंसर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये 2 पॉइंट का इक्वेशन हो गया, ओके। नेक्स्ट आगे, हाँ इसमें बेस सम है, लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ। फिर है पॉइंट स्लोप इक्वेशन, बहुत ही काम का सम, बहुत ही काम के इसमें सम्स आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का। अगर आप क्या बोलते हो, हार्ट बोल सकते हो, ये है, क्योंकि कई बार ज़्यादातर यूज़ हमारा यही पैटर्न में आएगा। सो इसको आप कन्वर्ट कर लो। देखो y2 माइनस y1 में सामने जाने देता हूँ, क्योंकि कई बार 2 पॉइंट नहीं दिए होते, एक ही पॉइंट दिया होता है और एक स्लोप दिया होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप इक्वेशन। सो दिस इज योर स्लोप। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है, बढ़िया। सो ये 2 टाइप के इक्वेशंस जनरेट हो गया। यस, अभी ये जो आपकी पैटर्न है उसमें ज़्यादातर सम्स आएंगे। आप टेक्स्ट बुक में भी देख लो, मैंने जो पैम्पलेट बनाया हुआ है वहाँ पे भी ज़्यादा ही है कि आपको बेसिक सम्स कैसे पूछते हैं कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चंस का पैटर्न बता रहा हूँ।
सिंपल पैटर्न, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड पैरेलल टू 2x + y = 7। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू x + y - 4 = 0। ठीक है, फिर कोई भी अभी इसमें तो सम्स बना सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, पैरेलल टू दिस लाइन परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेलल और परपेंडिकुलर आ गया है हमारा। तो मेन जो है वो पॉइंट तो मुझे मिल गया अभी x1 y1। ठीक है, अभी जो काम है दूसरा वो है स्लोप का। तो अब मान लो कि पहला वाला जो सम है उसका स्लोप क्या है। सो याद करो हमारा स्लोप वाला कंसेप्ट, -a/b, यानी इसका स्लोप है -a/b यानी -2। तो जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी क्या होगा, -2, क्योंकि पैरेलल चाहिए। सो आ गया y - y1 m x - x1। आंसर्स के लिए मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, आंसर्स तो आप भी ला सकते हो, मैं टेक्निक के साथ बंधा हुआ हूँ बिकॉज दिस इज वन शॉट वीडियो। अगर सेकेंड सम है तो मान लो भाई इसका स्लोप कितना आया, x + y - 4, सो -a/b। ठीक है, -1 एंड रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आएगा, मैंने पहले ही बोला था परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप इनवर्स नेगेटिव यानी 1। सो y - y1 m x - x1 हो गया। सो इस तरह के बेसिक सम्स आपको पूछ सकते हैं, ये सैंपल सम्स आपको दिए। और मैंने पहले ही बोला कि फिर से भी बोल रहा हूँ कि ये जो टेक्निक है वो आप जब कभी भी जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे वहाँ तक ही आने वाला है। नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में भी आएगा, इससे ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल लाइन के इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे 12th में, वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे ज़्यादा सम्स इसमें ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सिंपल, अगर कोई एक पॉइंट है जो लाइन में नहीं है, यानी लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो ये पॉइंट से लेके लाइन का हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला है a यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, b y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट प्लस c √a² + b²। अगर आप दो पैरेलल लाइन लेते हो, यस, सो ax + by + c1, यस, ax + by + c2। आपने देखा ये पैरेलल लाइन्स है, उसमें x और y के कोएफिशिएंट सेम है। और वैसे ही आता है क्योंकि आप स्टैंडर्ड 10 में आप पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन में। तो नो सॉल्यूशन में अब याद करो कि वहाँ पे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 एक कंडीशन थी, वो नो सॉल्यूशन की थी। नो सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन्स है, यानी कि स्टैंडर्ड 10 का 3rd चैप्टर और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस फाइंड किए थे वही ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। सो पूरा एक मैचअप भी हो रहा है। सो वहाँ पे हमने जो नो सॉल्यूशन की पैटर्न पढ़ी थी, तो देखो वहाँ पे सेम पैरेलल लाइन से तो ax by सेम है, सिर्फ कांस्टेंट ही अलग है। और कांस्टेंट अलग है उस हिसाब से ही फॉर्मूला बन रही है। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें तो यू विल गेट लाइक दिस। ठीक है, कई बार ये पॉइंट से लेके, चलो डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन एक पैटर्न के सम्स भी है। ये एक P है और ये एक लाइन है, तो वो लोग डिस्टेंस ना पूछ के ये पॉइंट पूछते हैं। तो ये पॉइंट है, उसका नाम है होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। सो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कैसे करते हैं उसका फ्लो समझ लो।
इसमें कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले एक काम करो, आप इसका स्लोप फाइंड कर लो, ax प्लस बी। फ्लो 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 क्या है, फ्लो समझो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का स्लोप कितना आएगा बेटा, -a/b। तो मुझे ये बताओ स्लोप ऑफ pm कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ pm इज b/a। अभी pm आ गया, स्लोप पॉइंट मेरे पास है, होगा ही, दिया ही होगा x1 y1। सो पॉइंट स्लोप इक्वेशन से pm का इक्वेशन बना सकते हैं, हाँ आएगा, कुछ जनरल टर्म में ही आएगा, यानी पर्टिकुलर आंसर ही आएगा। सो pm का इक्वेशन हो गया। अभी pm का इक्वेशन यानी एक लीनियर इक्वेशन, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन, इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड कर दो लाइक अ 10th स्टैंडर्ड। सो एलिमिनेशन मेथड से जो x एंड y आएगा वो ही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले सम्स में बहुत ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम कैसे फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करके आ जाते हैं। अरे डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ स्लोप फाइंड करो, पॉइंट रखो, पॉइंट स्लोप इक्वेशन से आंसर लाओ, फिर दोनों का एलिमिनेशन मेथड करो, यू विल गेट डायरेक्टली द आंसर। हाँ पूछा है उसने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड करो, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 6, बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल। हाँ वैसे तो ये टॉपिक 10th चैप्टर में भी है और 12th चैप्टर में भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमको डिसाइड करना है कि अगर मुझे 4 वर्टाइसिस दिए हुए हैं तो ये 4 वर्टाइसिस कौन से क्वाड्रिलेटरल के हैं। या तो ये पैरेललोग्राम होगा, या तो वो रोम्बस होगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो वो स्क्वायर होगा। हाँ ट्रेपेजियम वाला अभी इसमें नहीं आएगा कुछ। सो सभी में हमको फाइंड ये करना है कि पहले सभी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, ए बी, बी सी, सी डी, डी। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो वो पैरेललोग्राम भी होएगा और रेक्टेंगल भी हो सकता है। पढ़े हो ना 9th 10th में ज्योमेट्री में, क्योंकि अगर ऑपोजिट साइड, सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो वो पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है। लेकिन अभी दो हमारे पास ऑप्शन है, तो वो कैसे क्रैक करें, तो उसके लिए है डायगोनल। अगर आप डायगोनल्स के भी अगर आप डिस्टेंस कर दो साथ साथ, यानी डायगोनल्स में कौन आएगा डिस्टेंस, ए सी एंड बी डी भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी ये 4 तो फाइंड करना है, प्लस डायगोनल्स भी ए सी एंड बी डी फाइंड करो। सो अगर डायगोनल्स अनइक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो गया इसमें, और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता है, हो गया। तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। सेम रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होते, सेम स्क्वायर्स में डायगोनल्स इक्वल होते। बस इतनी प्रॉपर्टीज आप चेक कर लो, आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल का सेक्शन खत्म हो गया। फिर एक टाइप के सम्स पूछते कि भाई अगर वो पैरेललोग्राम है और 3 वर्टाइसिस दिए होंगे, 3 वर्टाइसिस आर गिवन एंड 4th वाला फाइंड करना है पैरेललोग्राम के लिए। अरे कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते वो पैटर्न हमें पता है। चारों के चारों में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ पी डी, यानी कि दोनों के डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम पॉइंट आना चाहिए। तो कोई एक जो मिसिंग होगा वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। फिर टॉपिक नंबर 7 है कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें कुछ नया नहीं है,
जो मैंने आगे 10th स्टैंडर्ड के रिवीजन में समझाया वही है, लेकिन इसके अलग अलग पैटर्न के सम्स है, जब आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे। सो 7 तक तो इतना हो गया, अभी और है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन टॉपिक नंबर 8 इज बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट। अभी इंटरसेप्ट क्या होता है कि मान लो कि कोई एक लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है कि भाई ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लाइन है। तो मान लो कि एक्स एक्सिस को ए में इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। सो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट। सो हाउ टू फाइंड? तो लाइन का इक्वेशन दिया होगा, आप y0 रखो इक्वेशन में, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आपको देगा x इंटरसेप्ट। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले लो, इक्वेशन है उसमें आप अगर x0 रखो और y का जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, मान लो कि भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है लाइन। अगर आप y0 रखते हो तो x इक्वल्स टू 3, यानी 3 हमारा क्या हुआ? इंटरसेप्ट हुआ, x इंटरसेप्ट। अगर आप x0 रख रहे हो सो 3y इक्वल्स टू 6 यानी 2 हुआ। सो 2 है वो हमारा y इंटरसेप्ट। अभी इंटरसेप्ट वन टाइप ऑफ पॉइंट ही है, क्योंकि इंटरसेक्शन ही हो रहा है और वहां से जो मिल रहा है वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेक्शन एंड इंटरसेप्ट यानी दोनों अलग है। इंटरसेक्शन से ही इंटरसेप्ट मिलता है, जो हमारा पोर्शन है वो, यानी इंटरसेप्ट से हमें जो मिलते हैं पॉइंट्स वो ऑब्वियसली हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 यानी हमारा x इंटरसेप्ट आया 3, सो दिस इज योर 3 0 पॉइंट। अगर आप y इंटरसेप्ट कर रहे हो तो x0 रखो 2, तो 0 2 हमारा y इंटरसेप्ट आया। ठीक है, सो ये पहला टॉपिक कि अगर लाइन के इक्वेशन से हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो कैसे मिलता है। अभी दूसरा टॉपिक कि भाई इंटरसेप्ट दे दिया है और हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट इक्वेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग है। लाइन से इंटरसेप्ट कैसे लाए और इंटरसेप्ट से लाइन का इक्वेशंस कैसे लाए, देखो उसका हम रिवर्स करते हैं। देखो x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। सो एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। सो दिस इज योर इंटरसेप्ट इक्वेशन। एक और है कि अगर लाइन कोई है और उसका y इंटरसेप्ट c है, यानी पॉइंट हमारा 0c हुआ, तो इसको बोलते हैं पॉइंट इंटरसेप्ट इक्वेशन। ये यूज तो होता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल सम्स होते तब यूज होता है जनरली। सो इसकी फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी उसको नाम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट इंटरसेप्ट नहीं, स्लोप, यानी स्लोप है मेरे पास mx प्लस सी, इंटरसेप्ट भी है, और ऑलवेज c इज योर y इंटरसेप्ट। तो आप बोलोगे सर x इंटरसेप्ट ने क्या प्रॉब्लम किया? तो कुछ नहीं भाई, ये जनरल पैटर्न में हमें y इंटरसेप्ट के साथ मिल रहा है, इसलिए mx प्लस सी लगते हैं। ओके, अगर आपको x इंटरसेप्ट के साथ जाना है तो उसके लिए इसको आप d ले लो, तो d0 कर सकते हो, लेकिन इसकी फॉर्मूला आपको बनानी पड़ेगी। सो y माइनस y1, स्लोप हमारा होगा m, x माइनस x1। सो हमारा आंसर होगा y इज इक्वल्स टू m x माइनस डी। सो दिस इज योर ऑल्सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे d है वो x इंटरसेप्ट है, यहाँ पे c है जो y इंटरसेप्ट है। आप बोलोगे सर इतना सब कुछ कैसे याद रखें? अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। सो एक बार आप पूरा दिमाग में, आपके एक बुकलेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको इजीली क्रैक करना है तो उसका एक कंसेप्ट नोटबुक बनाना पड़ेगा। मैं मेरे क्लास में बनाने को बोलता ही हूँ, तो ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बुकलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो बुकलेट लेके बैठो, बस
वहाँ से कंसेप्ट निकालो कि कौन कौन सा कंसेप्ट मैच हो रहा है। एक बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 9, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये थोड़ा हटके टॉपिक है कि एक लाइन ऐसी है जो ओरिजिन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है स्मॉल p। ये याद रखना, थोड़ा हटके टॉपिक है इसलिए लास्ट में रखा है मैंने। स्मॉल p दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड अल्फा, आपके टेक्स्ट बुक में अल्फा है, कई जगह पे ओमेगा भी है एंगल, कई जगह पे थीटा भी है, अलग अलग एंगल्स बोलते हैं अलग अलग बुक्स में। सो एंगल्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेकिंग एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शंस बनाता है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म को एक और भी चीज बोलते हैं वो लोग पी अल्फा फॉर्म, ठीक है, या पी ओमेगा फॉर्म या पी थीटा फॉर्म, ऐसा भी बोल सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म भी है उसका नाम, और दूसरा पी ओमेगा फॉर्म, पी अल्फा फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है मुझे। तो लाइन का इक्वेशन की फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल p। यानी कि दो टाइप के सम्स होते हैं हमारे में, अल्फा एंड p दिया हुआ है, मान लो कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है एंड अल्फा 30 है, सो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू cos 30 sin 30, सो आपको ax प्लस by प्लस c वाली पैटर्न मिल गई। तो ये तो इजी वाले सम्स है कि p एंड अल्फा दे दिया और हमारा सिंपल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, यानी p अल्फा से हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्रिएट हो गया। लेकिन जो मेन है वो है फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, यानी नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर कोई एक ax प्लस by प्लस c दे दिया है तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा p। तो p यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो फॉर्मूला है c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा अगर फाइंड करना है तो उसका डिपेंडेंसी है c के बेस पे। अगर c नेगेटिव है, c नेगेटिव है तो दिस, अगर c पॉजिटिव है, हाँ फॉर्मेट यहां होना चाहिए। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप c राइट हैंड साइड जाने वाले हो इसलिए भाई। सो c नेगेटिव है, c पॉजिटिव है तो cos अल्फा, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है मेरे भाई। सो sin अल्फा इज ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा यू कैन जनरेट लाइक दिस। हाँ, फिर आपको पता चल गया कि cos अल्फा एंड sin अल्फा मिल गया, फिर cos अल्फा एंड sin अल्फा से आप अल्फा फाइंड कर सकते हो। मान लो कि भाई cos अल्फा आपको मिला √3/2 एंड sin अल्फा मिला आपको 1/2, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई? π/6, ठीक है। अगर cos नेगेटिव मिल रहा है और sin पॉजिटिव मिल रहा है तो cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होएगा भाई? π-π/6। सो यू कैन फाइंड दी अल्फा दिस वे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर कर रहे थे वहाँ पे भी हमने जो थीटा फाइंड किया था, यानी कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो जो पैटर्न करते थे वही टाइप का पैटर्न आने वाला है, लेकिन यहाँ पे cos अल्फा एंड sin अल्फा के हिसाब से आप फाइंड करोगे। सो ये नॉर्मल फॉर्म बनाने की टेक्निक है, ठीक है। सो पूरा कंसेप्ट तो हो गया है आपका एनसीईआरटी का। लास्ट टॉपिक जो टॉपिक 10 है वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, वहाँ पे आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 और 5 मार्क्स में पूछते हैं वैसे लंबे वाले सम से, लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन, लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होती, इसलिए मैंने उसका अलग एक पैटर्न बनाया हुआ है, उसको नाम दिया है मिसलेनियस टाइप। सो वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे के सारे सम्स के बेस पे है। सो वो टॉपिक 10 हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो टॉपिक थे वो 9 तक ही है, ठीक है। सो होप आपको पूरा हमारा
स्ट्रेट लाइन, यस ये चैप्टर लंबा है, सो उसका टाइम भी ज़्यादा लगा, अराउंड आधे घंटे तक आपको ये चैप्टर रिवीजन में टाइम लगेगा। और एक बार आप रिवीजन कर लो, एक बार कंसेप्ट नोटबुक बना लो, फिर आपको ये हेल्पफुल भी बहुत होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।